ऐसा कभी हिस्ट्री में कभी हुआ है कि कोई इनकम टैक्स रेड ऐसे लगी हो और वो फेल हुई हो? अच्छा, जैसे रेड मारते हैं तो जो फिल्मों में सीन होता है, जाते ही थप्पड़ मारते हैं, दरवाजे पे लात मारते हैं, फिर बेड पाड़ देते हैं, पर्दे वर्दे हटा देते हैं, दीवार फाड़, वो वाला काम होता है कि नॉर्मल करते हो? आपने रेड की जिसमें 100 डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, 100 पुलिस वाले हैं, इतने रिसोर्सेज लेके आप किसी घर में गए और आपको वहां कुछ मिला नहीं, तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है, अफसर करेगा। जैसे मान लो तुम मेरे घर पे रेड मारने आ गए और तो तुम मेरे चेहरे को, मेरे एक्सप्रेशन को, इन चीज़ों को रीड करते हो कुछ साइकोलॉजिकल। जैसे रेड में मान लो 100 करोड़ रुपए मिल गया पूरी टीम को, मान लो सब कुछ टैक्स कैलकुलेट करके 100 करोड़ है, तो उसमें तुम्हें क्या मिलता है सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से हमें। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आज इस सेशन में बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि आज हम जिस बच्चे के साथ बैठे हुए हैं, इसका नाम है राहुल रघुवंशी और इसे आप सोशल मीडिया पे जानते भी हैं। अब ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं और काफ़ी सालों से इस डिपार्टमेंट में काम करने लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतना सारा अनुभव आज आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि जर्नी जो होती है वो केवल एक नौकरी लेने तक नहीं है, नौकरी के बाद की भी होती है। तो आज आपको दोनों संघर्ष देखने को मिलेंगे कि नौकरी लेने तक का जीवन अलग है और नौकरी लेने के बाद का जीवन अलग है। तो राहुल भाई, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, पहले तो तू सीधा सीधा ये बता कि रिश्वत कितनी कमाई अब तक? बिल्कुल भी नहीं। चलो, ये तो इसकी ईमानदारी है कि इसने ऐसा कहा कि बिल्कुल भी नहीं, वरना आजकल लोग स्वीकारते हैं सर बहुत कमा लिया। तो ये बता के राहुल भाई, रिश्वत पकड़ने के चांसेस कितने होते हैं? मतलब रिश्वत लेने के चांसेस हैं कि नहीं इनकम टैक्स में, या अभी कम है? बहुत कम है, क्योंकि पहले हमारा जो सिस्टम होता था, दो ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से कम हो गया। 2013 तक क्या होता था कि मैनुअली रिटर्न सेलेक्ट करते थे। अच्छा, ऑडिट के लिए है कि जैसे आप, हाँ, ऑडिट के लिए या फिर स्क्रूटनी के लिए। जैसे आपका जो ज्यूरिडिक्शन है और वो 3-4 सेक्टर्स हैं, हाँ। उसमें जितने भी लोग होंगे उनके रिटर्न्स आप हर साल मैनुअली चेक करते थे और उनमें से जो आपको गलत लगता था उसकी स्क्रूटनी आप कर सकते थे। तो उस टाइम तक बहुत ज्यादा चल रहा था। उसके बाद में ये मैनुअल स्क्रूटनी खत्म हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि सारे के सारे जो केसेस हैं, अब हम स्क्रूटनी नहीं करते रिटर्न्स की, अपने आप ही हमारे सिस्टम पर जो ITBA सिस्टम है, सिस्टम करके हमें भेज देता है कि ये केसेस हैं जो आपको खोलने हैं। अभी रिसेंटली क्या चेंज हुआ है, अब सिस्टम हमें करके तो देता है, लेकिन वो केसेस पूरी के भी हो सकते हैं। वो अच्छा, तुम्हें भी नहीं पता होगा? हमें पता होता है, लेकिन जिसका केस खुला है उसको नहीं पता होता कि कहाँ पर खुला है केस। तो किस बंदे से जाके मिले कि सेटिंग बैठे? हाँ, मतलब किस बंदे से जाके मिले जिसने हमारा केस पकड़ा हुआ है, उससे सेटिंग करे। एग्जैक्टली। उन्हें नहीं पता होता कि कहाँ पे जाके ये केस हम सेटल करवा सकते हैं, अगर हो सके तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नाउ। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो नहीं, भारत है। तुम्हें जो जवाब देना होता है वो तो लेटर हेड पे ही देता है, और लेटर तुम तो जवाब ऑनलाइन मांगते हो। नहीं, हम जब जवाब देते हैं, हम जब उनसे कुछ मांगते हैं, तो हमारे उस लेटर हेड पे कुछ लिखा नहीं रहता कि नहीं, तुम्हारे लेटर हेड पे नहीं लिखा रहता, लेकिन जैसे मान लो कि मेरा तो मत ही करना कभी स्क्रूटनी में, मान लो कि आपका केस आ गया। मेरा केस मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, स्क्रूटनी में आ गया आपके पास। तो अब आपने मेरे को मेल किया कि भैया ये डॉक्यूमेंट आप दे दो। मैं जब डॉक्यूमेंट दूंगा तो अपने लेटर हेड पे दूंगा, उसपे मैं अपना फोन नंबर भी दूंगा। हाँ, फिर आप उसमें क्लू वगैरह छोड़ोगे। हाँ, उस फोन नंबर से आप मुझे कॉल कर। अब अगर कोई बहुत ऐसा इंसान होगा, ऐसा ऑफिसर होगा जिसको परवाह नहीं ज्यादा, तो वो आपको हो सकता है कॉल कर ले। नहीं, देखो इंडिया है और कमी तो हर सिस्टम में हर जगह रहती है, और आज के समय में लोग इतने समझदार हैं कि छोटी छोटी चीजों से बहुत कुछ कर लेते हैं। अभी आपने एक सुना होगा, डीप सीक करके AI बनाया चाइना वालों ने, है ना? 2 साल की भी कंपनी नहीं है, और 2 साल मतलब 2 ही महीने में उन्होंने उस सॉफ्टवेयर को तैयार कर लिया। और मतलब चैट GPT और OpenAI सब कुछ फेल कर दिया। तो भारत में बहुत ऑप्शन है उस चीज के भी, लेकिन तूने कमाया नहीं इसका मतलब आज तक? नहीं, मैंने नहीं कमाया। चलिए, बड़ी अच्छी बात। अभी तेरी ड्यूटी किस चीज पे है इनकम टैक्स में? ड्यूटी मेरी NGO वाले सेक्शन में, मतलब एग्जेम्पशन सेक्शन बोलते हैं। अच्छा। उसमें जो केसेस आते हैं वो ये आते हैं कि जितने भी लोग टैक्स में एग्जेम्पशंस चाहते हैं, जैसे NGOs, सोसाइटी, ट्रस्ट, स्कूल, हॉस्पिटल्स, वो सभी हमारे पास में एप्लीकेशंस भेजते हैं। अच्छा। 12A में हमें छूट दे दो, या फिर ATG का हमें अप्रूवल दे दो। तो टैक्स में उनको छूट मिल जाती है। वो एप्लीकेशन हमें देखनी पड़ती है कि इनको छूट देनी है कि नहीं देनी। या फिर मान लो कि जो एग्जिस्टिंग NGOs वगैरह हैं जिनको हम ऑलरेडी एग्जेम्पशंस दे चुके हैं,
तो अगर वो कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, मान लो किसी ने जगुआर खरीद ली लेकिन चैरिटेबल एक्टिविटी भी कर रहा है, तो फिर हम उनके केसेस फिर सेलेक्ट करते और अभी तेरी पोस्टिंग है कहाँ पे? हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। तो वहां तो ये बहुत केसेस होंगे। हाँ, चंडीगढ़ में जो केसेस आते हैं पूरे 4 स्टेट्स के आते हैं। कौन कौन से? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। अच्छा, ये कमिश्नरेट। दिल्ली के तो नहीं है ना? दिल्ली का तो कमिश्नरेट अलग ही है। दिल्ली का सिर्फ दिल्ली है। दिल्ली में ही है। अच्छा, ये अभी तक कोई रेड वेड मारने का मौका मिला? हाँ सर, रेड में पार्टिसिपेट किया मैंने। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे ये बता कि रेड जब मारते हो तो उसके लिए इन्फॉर्मर कोई बाहर का होता है या तुम्हें सॉफ्टवेयर ही कुछ निकाल के देता है कि भाई इसमें ये दिक्कत है? कैसे, मतलब उसका स्टार्टिंग का जो पीरियड है वो कैसे तैयार होता है भाई? जैसे मान लो रेड मारने तो आप 1 महीने बाद गए या 2 महीने बाद गए, उससे पहले कहीं से ना कहीं से तो चेंज स्टार्ट की होगी, वो कैसे होती है स्टार्ट? एग्जैक्टली 2 तरीके रहते हैं इसके। या तो कोई सॉलिड इन्फॉर्मर हो, जैसे कि किसी की वाइफ या फिर किसी का सीए या किसी वाइफ का, मतलब किसी का सीए एडवोकेट, जो पूरा का पूरा जानता है अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, तो किसी की वाइफ भी है ये आज तक? हाँ, ऐसा होता है ना सर। इन्फॉर्मर आपने रेड मूवी में देखा होगा, उसमें इन्फॉर्मर जो था वो अंदर उसमें देखा, लेकिन वो फिल्म थी। अच्छा, एक्चुअल में भी किसी की वाइफ हो जाती है? हाँ, होता है। चलो भाई बच्चों, ध्यान से जिससे भी शादी करो। दूसरा तरीका जो है ना सर, वो है कंप्यूटर, मतलब जो हमारे पास डेटा हो, जो सॉफ्टवेयर है तुम्हारे पास, वो असली इंफॉर्मेशन है। अच्छा, क्योंकि उसमें फिर कहाँ कहाँ कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कितनी प्रॉपर्टीज, बहुत कुछ उस डेटा में आ जाता है। फिर हम चेक करते हैं कि इसमें पोटेंशियल केसेस कौन से, और ये बंदा पिछले रिटर्न्स में क्या शो कर रहा है, क्या इसकी हिस्ट्री है, और फिर उसके बाद में जो स्टार्ट होता है वो फिर हम उस लोकेशन पर जाकर देखते हैं कितने कितने बिजनेसेस हैं, कौन से बिजनेस में क्या चल रहा है, कहाँ कच्चा पुक्का। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन जुटाते हो खुद से? हाँ, या उस आदमी से डायरेक्ट बात करते हो पहले? डायरेक्ट बात नहीं करते। उसमें क्या, उस इंसान को हम कुछ नोटिसेस भेजते हैं। मतलब रेड जो प्रोसेस स्टार्ट होती है ना, उसमें एक नियम ये भी रहता है कि उसको हम कुछ समन्स वगैरह भी भेजते हैं। वो आता नहीं है, उसके बाद हमें रेड की परमिशन मिल जाती है। तो उस जो प्रोसेस होती है उसे रैकी बोलते हैं हम। अच्छा, उसके बिजनेस पे जाएंगे, कस्टमर बन के जाएंगे, देखेंगे कहाँ कैमरे हैं, कहाँ क्या है, कहाँ एग्जिट है। अगर हमारी टीम आती है तो यहाँ से हम घुसे, पीछे से वो निकल ही ना जाए। तो वो सारा 2 महीने सारी प्रैक्टिकल काम करके चलते हो उसमें पीछे? प्रैक्टिकल काम करके चलते हैं पूरा। और फिर एट द एंड जब कंफर्म होता है कि हाँ ये टैक्स चोरी तो कर ही रहा है, लेकिन हम प्रूव भी कर सकते हैं कि हाँ ये टैक्स चोरी कर रहा है। ऐसा ना हो कि हम वहां जाएं कुछ मिले ना, तो दिक्कत हो जाएगी। अगर तो क्या दिक्कत होगी वो बताओ मुझे। दिक्कत ये हो जाएगी कि आपने रेड की जिसमें 100 डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, 100 पुलिस वाले हैं, इतने रिसोर्सेज लेके आप किसी घर में गए और आपको वहां कुछ मिला नहीं, तो आप पे भी कार्रवाई हो सकती है? अफसर करेगा कार्रवाई? अगर इतनी बड़ी, जैसे मान लो आप आईओ है किसी केस की और आपने कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट दी, तो आपका केस की परमिशन कौन देता है रेड मारने की? किस रैंक का अधिकारी देता है? कमिश्नर और सुपर के लेवल के अधिकारी देते हैं। अच्छा, जैसे अभी आप लोग हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इससे ऊपर इनकम टैक्स ऑफिसर, उससे ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर जो आईआरएस का पहला पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर के बाद डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सेम लेवल के होते हैं, बस सैलरी में डिफरेंस होता है। और उसके बाद ज्वाइंट कमिश्नर के बाद एडिशनल के बाद कमिश्नर के बाद चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, और फिर वो बोर्ड चेयरमैन और उस तरीके से। तो जो तुम्हें रेड मारने की परमिशन, मान लो जैसे आप आईओ हो किसी केस के और आपने मान लेते हैं किसी एक के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, तो आप सबसे पहले किसको शेयर करते हैं अपने डिपार्टमेंट में? वो इमीडिएट सीनियर को शेयर करते हैं उसको। और पर अगर रेड डालनी है कहीं पे तो परमिशन किस अथॉरिटी की होती है? 2 तरह की रेड्स होती हैं। एक होता है सर्वे की जो परमिशन है वो आईटीओ लेवल से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, आईटीओ। और जो आईटीओ मतलब की परमिशन इक्विवेलेंट हो गया ना सुपरिटेंडेंट के, जो जीएसटी में सुपरिटेंडेंट। इक्विवेलेंट। और अगर सर्च की हो तो कमिश्नर लेवल से स्टार्ट होती है। अच्छा, कमिश्नर या फिर उससे ऊपर लेवल में भी जाता है कई केसेस। तो वहां पे फिर दिक्कत आती होगी कि अगर वहां सर्च कर रहे हो और कुछ नहीं मिला तो कमिश्नर पूछेगा कि ये रेड तुमने मारी है, इंफॉर्मेशन फिर कहाँ गई? ऐसा कुछ है कि क्या रहता है? कमिश्नर तो पूछेंगे, साथ में जिसके यहाँ रेड पड़ी है वो मीडिया में जाएगा और वो इतनी सारी मीडिया के सामने ये बोल सकता है कि इन्होंने तो मुझे परेशान करने के लिए ऐसा किया है, मेरे से क्या पर्सनली दुश्मनी थी। वो सारी बातें जब मीडिया में उछलेंगी तो फिर अल्टीमेटली हम और सब लोग इमेज खराब होगी, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसा कभी हिस्ट्री में कभी हुआ है कि कोई इनकम टैक्स रेड ऐसे लगी हो और वो फेल हुई हो? फेल मेरे सामने या आखिर में कामयाब कर ही देते हो कुछ ना कुछ करके?
नहीं, फेल तो नहीं हो पाता। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि कभी बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि कभी कोई रेड लीक हो गई, तो उस लीक केसेस कौन कर सकता है? लीक अब इतने लोग जा रहे तो तुम में से ही होगा कोई, एग्जैक्टली स्टाफ में से ही कोई कर सकता है कर सकता है। बहुत कम चांसेस होते हैं उसके, क्योंकि ये जो रेड की पूरी प्रोसेस है वो सिर्फ 4 लोग करते हैं, 4 या फिर 5 लोग, जिनको पता बाकी होता है टीमें रहती है सारी, लेकिन मेन 4-5 लोग ही हैं। जो प्लान करते हैं, जो रेकी करने के लिए जाते हैं, सब कुछ जिनको पता होता है कि ये वो 4-5 लोग होते हैं। तो मान लो अगर आप आईओ है और आपके जो इनकम टैक्स ऑफिसर आईटीओ है, उसके तहत आप रेड डालने जा रहे हो और 50 आदमी लेके जा रहे हो, तो उन 50 में सिर्फ 4-5 को ही पता होगा कहाँ जा रहे हैं। बाकी तो बस साथ ही चल रहे हैं। बाकी बस साथ ही चल रहे होते हैं। उनको पता चलता है कि कहाँ जा रहे हैं जस्ट 5 और 15 मिनट्स बिफोर, कि कहाँ एंटर करना है। समझ गया। वो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना होता है हमारा, उसमें एक मैसेज आता है। पहले तो एक लेटर होता है उसमें, जैसे मान लो कि एक है मेन टीम, दूसरी है पार्टिसिपेटिंग टीम्स, जो कि 50, 100, 150 बंदे भी हो सकते हैं। वो सारे के सारे पहले एक जगह इकट्ठे होते हैं। अच्छा। हाँ, एक दिन पहले सबके पास लेटर जाता है, सीक्रेट ड्यूटी लग गई है आपकी, कपड़े वगैरह पैक कर लेना आपने। अच्छा। तो उसी समय समझ में आता है, क्योंकि तुम्हारी रेट 2 घंटे की तो है नहीं। तुम्हारे तो 2 दिन भी चल सकती है, 4 दिन भी चलती है, 5 दिन भी चलती है। तो हम जाते हैं फिर एक पर्टिकुलर जगह पर एक दिन पहले, सोते हैं आराम से। अच्छा। और फिर हमें एक बंदा बोल के जाता है कि आपकी वेकअप कॉल जो है ना वो 4 बजे है। ओके। तो आप सो जाओ, 4 बजे एक बंदा आएगा, उठाएगा, सुबह चाय नाश्ता करके आप निकल जाते हो सारी की सारी। अब आपको नहीं पता कि कितनी बड़ी रेड है, क्योंकि कहाँ जा रहे हैं। हाँ, आपने देखा है कि ये 10 लोग रुके हुए हैं। अब ये 10 लोग 10 होटल्स में हो सकते हैं, तो अब ऐसे 100 लोग हो जाएंगे। 100 लोग। फिर आप जब पहुंचते हो सुबह सुबह एक साथ मिलते हो, फिर पता चलता है कि ये किस लेवल का हो रहा है। किस लेवल का हो रहा है। तो एक बार मैं जब गया था तब मैंने देखा कि 4 बजे सुबह सारे इकट्ठे हुए हैं, करीब 100 इनकम टैक्स वाले, करीब 100 पुलिस वाले। वहां फिर सारी टीम्स वगैरह पहले से डिसाइडेड होती है हमारी, और जो आपके साथ में रुके हो सकता है वो आपकी टीम में ही ना हो। आपकी टीम में कोई पहले से डिसाइडेड होती है, वहाँ लिस्ट वगैरह लगी रहती है, यानी जिसकी रेड है वही डिसाइड कर रहा होता है, बाकी तो सिर्फ सपोर्टिंग के लिए रहते हैं। वो 4-5 लोग सब कुछ कर रहे होता। फिर उसके बाद में हमें एक लेटर मिलता। उस लेटर में सारी डिटेल रहती है कहाँ जाना, लेकिन उसको उस टाइम नहीं खोल सकते लेटर को 4-5 बजे। अच्छा। अब देखो, कोऑर्डिनेटेड चलना है ना रेड में। आपकी 10 टीम निकली हुई है, 10 गाड़ियां आपकी, 10 गाड़ियां पुलिस वालों की, सबको एट द सेम टाइम एंटर करना है। सेम टाइम एंटर नहीं करोगे तो एक की रेड पड़ी, वो 10 जगह खबर कर देगा। 10 जगह। आधे घंटे का भी अगर डिफरेंस हुआ तो वो बहुत सारे प्रूफ्स हटा सकता है। जेन्युइन पॉइंट है। तो हम सब वेट करते हैं एक पर्टिकुलर अपनी अपनी, हमें बस ये पता होता है कि भाई लुधियाना की तरफ निकलना है, भाई दिल्ली की तरफ निकलना है। हम वहां एक स्पॉट पे जाके पहुंच जाते हैं। फिर एक मैसेज आता है कि अब आप लेटर ओपन करो, 15 मिनट पहले लगभग। फिर उसमें लिखा रहता है डियर कुछ करके, आपको एड्रेस करते हुए हम इन दोनों भाइयों के यहाँ जा रहे हैं, इन दोनों भाइयों की ये 60 गांठ है। अच्छा, तब सारे राज खोलते हैं। फिर वो टीम उस तरह काम करती है वहाँ पे। अब जैसे मैं अगर मान लो कि लुधियाना में एक पर्टिकुलर जगह किसी के घर जा रहा हूँ, तो उसके घर कौन रहता है, उसका क्या कनेक्शन, उसके बारे में मेरे लेटर के ऊपर लिखा होगा। अच्छा। कोई बंदा मान लो कि रोहतक गया हुआ, उसके बिजनेस पे गया हुआ, तो वहां उसके पास एक डिफरेंट लेटर होगा। समझ गया, ताकि उसको कनेक्शन पता रहे कि क्या क्या कहानी है और तुम्हें जांच क्या करना है। एग्जैक्टली, वहां ढूंढना क्या है, ढूंढना क्या, आप कुछ तो नहीं ढूंढने लग जाओगे वहां। हाँ, बिना इन्फॉर्मेशन के तो कैसे ढूंढ पाएगा उसको, कुछ ना कुछ तो इनपुट चाहिए उसको। फिर सारे वेट करते हैं वहां पे, वेट करने के बाद वो आप पहले एक बार देख लेते हो कि कहाँ किसके घर में एंटर करना है, वो लोकेशन आप फिक्स कर लेते हो। और जब वो मैसेज आता है तो फिर एकदम भागा दौड़ी से एंटर करते हैं सारी टीम्स एक साथ में। एक साथ, एग्जैक्टली। बहुत कोऑर्डिनेटेड करना पड़ता है। तो ये बता के तूने, जैसे पहले तो तेरा जीएसटी इंस्पेक्टर में सिलेक्शन हुआ। हाँ जी, हाँ जी। और फिर उसके 1 साल बाद नेक्स्ट ईयर वाले में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर तूने जीएसटी ज्वाइन कर लिया, फिर छोड़ा क्यों? उसका रीजन ये था कि जीएसटी में मेरी पोस्टिंग थी साउथ में। अच्छा, साउथ में। तो मुझे वहां से पहले मुझे पोस्टिंग मिल रही थी दिल्ली। मतलब जीएसटी में मेरी ठीक रैंक थी 766। अच्छा। लेकिन मुझे दिल्ली में नहीं रहना था, मुझे कहीं और, मुझे चंडीगढ़ अगर मिल जाता या फिर एमपी मिल जाता, तो मुझे नीचे से आना था। तो मैंने फिर से एग्जाम दिया सिर्फ इसी रीजन की वजह से। और इनकम टैक्स में जब तेरा हुआ, इसमें कौन सी रैंक थी? इसमें 42 रैंक थी। 42, ब्रिलियंट यार, ब्रिलियंट। अच्छा, मुझे एक चीज ये बता कि जो रेड लगाते हो, जैसे रेड में मान लो 100 करोड़ रुपए मिल गया पूरी टीम को, मान लो सब कुछ टैक्स कैलकुलेट करके 100 करोड़ है, तो उसमें तुम्हें क्या मिलता है?
सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से हमें रेट के टाइम पे खाना मिलता है। जैसे उसके बाद में हमें एक दिन की छुट्टी मिल जाती है अच्छा, एक दिन की छुट्टी मिल जाती और है। उस महीने के अंत में सैलरी मिल जाती है। उस 100 करोड़ में से हमें एक पैसा नहीं मिलता। तो जीएसटी वालों को मिलता है शायद परसेंटेज अब। अच्छा। हाँ, नहीं, जीएसटी वालों मुझे को मिलता है आइडिया कुछ। नहीं है। इन्फॉर्मर को तो मिलता होगा। इन्फॉर्मर को बहुत छोटा अमाउंट मिलता है और उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस रहती हैं। अच्छा। पहले ऐसा होता था कि इन्फॉर्मर के लिए एक ठीक परसेंट था। ठीक परसेंट मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन वो ऐसा नहीं था बहुत बड़ा कि 50% इन्फॉर्मर, अच्छा। ऐसा नहीं था। अभी अगर रेट कामयाब हो गई, फिर 2-3 और कंडीशंस फॉलो हो गई, तो कुछ परसेंट इन्फॉर्मर को मिलता है। लेकिन वो इतना मुश्किल काम है कि जनरली यही कहेंगे कि इन्फॉर्मर को देशभक्ति में ही काम करना चाहिए। देशभक्ति में काम करना। वैसे भी जो केसेस जो बहुत लंबा टाइम चलते होंगे, कौन से? हाँ, लंबा चलते हैं केसेस। 5-6 महीने में तो खत्म होते नहीं है ऐसे केसेस। 5-6 साल, 7 साल भी चल सकते हैं। अच्छा, एक चीज मुझे बताना कि जब तुम रेड मारने जाते हो तो उसमें सबसे सीनियर मोस्ट पोस्ट पे कौन रहता है? कौन अधिकारी आता है साथ में, या आईटीओ ही रहता है मैक्सिमम, या उस रेट की टीम का फ्रीक्वेंसी जो पे? हेड है हाँ। वो या तो अपना जो आईआरएस लेवल की एंट्री लेवल है वो है, या फिर आईटीओ है। अच्छा, आईटीओ। हर एक टीम में दोनों में से कोई हेड होगा। और जो एडिशनल कमिश्नर वगैरह हैं, कमिश्नर तो मोस्ट प्रोबेबली रेड्स पर वहां पर नहीं आते हैं, लेकिन एडिशनल कमिश्नर बीच में कभी आ जाते हैं देखने के लिए। तो हेड या तो आईटीओ होगा या फिर असिस्टेंट या फिर डिप्टी कमिश्नर। एग्जैक्टली। तो एडिशनल कमिश्नर तो बीच में आएगा जब रेड 1-2 दिन चल रही है, उसके बीच में इंक्वायरी करने और उस तरीके से करने पे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उन्होंने ही प्लान की हो, उन्हें सब कुछ पता है, तो टीम को थोड़ा गाइड करने के लिए भी आ जाता है। अच्छा, जैसे रेड मारते हैं तो जो फिल्मों में सीन होता है, जाते ही थप्पड़ मारते हैं, दरवाजे पे लात मारते हैं, फिर बेड पाड़ देते हैं, पर्दे वर्दे हटा देते हैं, दीवार फाड़, वो वाला काम होता है कि नॉर्मल करते हो? ये जोन पे डिपेंड करता है। जैसे इस बात को समझा। चंडीगढ़ जोन जो है ना, हाँ। एनडब्ल्यूआर जोन जिसे बोलते हैं, हाँ। नॉर्थ वेस्ट रीजन, वहां पे थोड़ा सॉफ्ट मामला है। कारण पढ़े लिखे ज्यादा है इसलिए? अब पता नहीं मुझे इसका क्या कारण है, हो सकता है कल्चर ऐसा है क्या है। मुंबई जोन जो है ना, वहां पे बहुत हार्ड होते हैं। अच्छा। लेकिन चंडीगढ़ जोन में भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप गए, सामने वाला बंदा कोऑपरेट नहीं कर रहा। अच्छा। अब जो मेन बंदा है उसको तो चलो आप ज्यादा नहीं छेड़ रहे हो, लेकिन साइड में उसका एक मैनेजर है या फिर कोई एम्प्लॉई है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा उसको अड़का दोगे जिससे वो बंदा इंफॉर्मेशन दे, शांत हो जाए थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा आपको डोमिनेट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर सामने वाला इंफॉर्मेशन देगा नहीं। आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा। तो मुंबई में तो मैंने सुना हुआ कि जाते से ही अड़काना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है कि वहां पर ये जरूरी हो। चंडीगढ़ में थोड़ा कम देखा मैंने। अच्छा, मुझे एक चीज ये बता के, मान लो तुम किसी के घर पे रेड मारने गए और तुम्हारे पास कोई 100 इनपुट है, तुमने उसके जाके सोफे वोफे सब पाड़ दिए, चक्कू वक्कू से बेड सब कुछ खराब कर दिया और वहां कुछ नहीं मिला, फिर नुकसान है उसका। लेकिन हम ये फाड़ने वाला काम तभी करते हैं जब हमारे पास पक्की इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, वैसे हर एक केस में नहीं? देखो कितना फाड़ेंगे इतने गद्दे हैं, इतने सोफे हैं। अब अमीर आदमियों के घर में रेड होती है, इतने सोफे हैं, आप कब तक फाड़ो? आपको पता है कि यार इसके अंदर निकलेगा कि नहीं निकलेगा। आप क्या करोगे वहां पर, आप अलमीरा वगैरह चेक करोगे और उसमें प्रॉपर्टी के कागजात होंगे, उसमें कच्चा पक्का कुछ बना रखा होगा उसने, उसमें प्रूफ ढूंढने की कोशिश करोगे। कागजों से ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। लेकिन अगर इन्फॉर्मर कोई है जिसने बताया कि भाई इन्होंने तो सोने के बिस्किट छुपा रखे हैं कहीं किसी पर्टिकुलर अलमीरा में या फिर किसी दीवार के पीछे, पक्की खबर है, अच्छा, तभी को पेड़ करते हो तो एक फिर उसको तोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मेहनत है ना तोड़ने में भी। मेहनत है। लेकिन अगर मान लो तुमने कर दिया ये काम और फिर कुछ नहीं मिला, तो वो फिर क्लेम करेगा तुम पे उसका जो नुकसान हुआ? नहीं, क्लेम नहीं कर सकता। अच्छा, क्लेम नहीं कर सकता। यहां नहीं मिला तो कहीं और तो मिलेगा। अलमीरा में सॉलिड इंफॉर्मेशन पे ही जाते हो, हल्की इंफॉर्मेशन पे रेड नहीं डालोगे। एक सोफा अगर फट गया और उसमें कुछ नहीं मिला, लेकिन अलमीरा में तो कुछ मिले हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले। और वैसे भी कोई कितना भी सही आदमी हो, कितना भी सही करे, लेकिन कागजों में जब स्क्रूटनी होती है तो कुछ ना कुछ कमियां तो मिलती है। एग्जैक्टली। और वो भी थोड़ा लोअर एंड पे रहता है। बंदा वो सोचता है कि आगे केस चलेगा, 2 साल केस चलेगा, तो अगर मैं अभी से दुश्मनी से मोल लूंगा, वो मिडिल ग्राउंड पे आ जाता है कि कुछ छुपा भी लूं लेकिन उनके साथ बर्ताव भी अच्छा करूं, कुछ गलत ना करूं कि फ्यूचर में मुझे प्रॉब्लम आए, तो वो भी थोड़ा लोअर एंड पे रहता है।
अच्छा, मुझे एक चीज ये बताना कि जब तुम रेड मारने जाते हो तो सामने वाले के चेहरे को पढ़ते हो कुछ साइकोलॉजिकली, कि तुम्हें कुछ आइडिया मिले। जैसे मान लो तुम मेरे घर पे रेड मारने आ गए, और तो तुम मेरे चेहरे को, मेरे एक्सप्रेशन को, इन चीजों को रीड करते हो कुछ साइकोलॉजिकल, कि हाँ ये चीजें इसके चेहरे से दिखाई दे रही है, अब ये यहाँ पे डर रहा है, इस शब्द को बोलने पे डर रहा है, इन चीजों पे ऐसा कुछ रीड होता है साइकोलॉजिकल के नहीं? होता है, स्पेशली जब स्टेटमेंट नोट करते हैं ना। अच्छा, स्टेटमेंट जब ऑफिस में बुलाते हैं? नहीं, ये उसी अच्छा, उसके उसी टाइम पे जो स्टेटमेंट जब आप जाते हो, एंटर करते हो, सारी चीजें ढूंढते हो। एक तो उसका पार्ट हो गया सर्च कर रहे हो, आप हर चीज ढूंढ रहे हो, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट जो है वो ढूंढ रहे हो। दूसरा, फिर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, आपने उसके सामने रखे और आपने बोला कि भाई ये डॉक्यूमेंट मिला है, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो? वहां पर तो तुमने ये बोला था, अब तुम ये बोल रहे हो, क्या कहना चाहते हो? तो जब वो बंदा बोल रहा होता है और उस टाइम मुझे लगे कि नहीं, ये जो है ना कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कर रहा है, तो इस क्वेश्चन में तो वहां फिर हम स्टेटमेंट में बहुत कुछ निकलवाने की कोशिश करते हैं, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का रोल होता है उसमें। अच्छा, उसमें क्वेश्चन तैयार करना और उसे क्रॉस करना। हाँ, आप बैठे हुए हो किसी बंदे के साथ में, तो आपके जो अगर आईटीओ हेड है उस रेड का या फिर असिस्टेंट कमिश्नर है, वो आपको मोस्ट प्रोबेबली बोलेंगे कि स्टेटमेंट नोट करो, इनकी स्टेटमेंट नोट करो। हो सकता है बीच में वो आए, लेकिन आपका रोल काफी रहता है उसमें। अच्छा, एक मुझे ये बताना कि जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि आप जब भी किसी के यहाँ रेड डालने जाते हैं तो उसका फोन नहीं ले सकते। जैसे मोबाइल फोन जो है वो आप ऐसे ले नहीं सकते, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। लेकिन जितनी भी रेड होती है उनमें मोस्टली फोन सीज कर लेते हैं। तो अभी ये हो रहा है, फोन वगैरह सीज करते हैं रेड डालने जाते हैं तब, कि नहीं होता ही? अभी रिसेंटली तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि अभी हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, लेकिन फोन सीज जरूर करते हैं। और प्रैक्टिस तो यही थी कि जाते से ही देखो फोन तो रखना ही पड़ेगा, वरना वो इधर उधर कॉल करेगा, तो फोन सारे इकट्ठे अच्छा, कर वो इधर उधर कॉल करेगा तो उससे प्रॉब्लम क्या है? उससे प्रॉब्लम ये है कि बाकी जगह मान लो कि उसने अच्छा, कुछ छुपाया हुआ है दूसरे ठिकाने पे, उसने वो बोल दिया कि रेड पड़ रही है, तुम वो भी छुपा लो, और उस ठिकाने का हमें नहीं पता, तो शिफ्टिंग कर देगा चीजों की वो। तो हम जाते से ही सारे फोन लेते हैं उनसे, इकट्ठे करते हैं, रखते हैं। अब उसमें पता है क्या, उसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि वो ये बोलेगा कि आप फोन भी और लैपटॉप भी, कि आपने ही लैपटॉप में कुछ गलत डाला। बिल्कुल। तो हम फोन जब रखते हैं तो हम उसे नहीं छिड़कते, स्विच ऑफ करके रख देते हैं। अच्छा, लेते ही स्विच ऑफ करके रख देते हो? हाँ, अगर जब्त करना है तो ऐसा नहीं कि हम वहीं बैठ के चेक करने लग जाएं, हम उनको जब्त करते हैं प्रॉपर, और एक हमारा टेक टीम से बंदा आता है, और एक हेक्स वैल्यू करके एक कुछ तो टेक्निकल टर्म है, हेक्स वैल्यू वो उसकी निकालता है लैपटॉप की। अच्छा, उससे साबित ये हो जाता है कि अब इसमें जो हेक्स वैल्यू है ये इतनी निकली है। अब जब इसका जब्त हो जाएगा और उसके बाद जब इसको वापस देंगे, फिर वो हेक्स वैल्यू कुछ निकालते हैं। वो ऑलमोस्ट, मुझे डिटेल इतना पता नहीं, वो सेम रहता है। इसका मतलब ये है कि टेम्परिंग नहीं की गई। वो हेक्स वैल्यू वगैरह निकाल के वो सब हम समझ लेते हैं जो असेसी है उसका। अच्छा, तो वो हम इतना ध्यान रखते हैं। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी हो वो किसी और सेंस में दी हो। ठीक। अब वो डिटेल में अगर जजमेंट के जाएंगे, गाइडलाइन के जाएंगे, तब समझ में आएगा। लेकिन फोन लैपटॉप तो ले जाना जरूरी है। अच्छा, एक मुझे ये भी बताना कि जैसे अब इतने सारे राइट है कि आप रेड मारने जा रहे हैं और उस समय उसके जाके फोन भी ले लेते हैं और लैपटॉप भी रख लेते हैं, और जब किसी के घर में 10 आदमी भी इस तरह से घुसते हैं तो दिक्कत तो होती है सामने वाले को। उसकी हिम्मत ये थोड़ी पूछने की होती है कि आप अपना आई कार्ड दिखाओ। आई कार्ड पूछते तुम थप्पड़ मारोगे खींच के उसके। हैं? तो ऐसे तो फिर फर्जी रेड भी बहुत ज्यादा होंगी भाई। लोग फर्जी में बेरोजगार लोग टीम बना बना के इस तरह रेड करेंगे, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनके लिए कुछ करता है कि ऐसा ना हो कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव रहे सभी के साथ। तो ऐसा बिहेवियरल चेंज अब आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। जैसे पहले हम फिल्मों में देखते थे, जैसे एक रेड मूवी थी अजय देवगन की, उसमें वो फर्जी अनीस की थी, अक्षय कुमार की थी, स्पेशल 26। उसमें यही काम होता था, वो जाते थे, मारते थे थप्पड़ उप्पड़, दरवाजे तोड़ते थे, वो सामने वाला डर जाता। उसकी हिम्मत थोड़ी होती थी कि आई कार्ड चेक करें हम, ये इनकम टैक्स से है कि नहीं है। उसमें सिर्फ आई कार्ड का रोल नहीं रहता है। अच्छा, स्पेशल 26 जो मूवी थी वो 1980s उस टाइप का माहौल था। तो आज क्या रहता है कि बहुत सारे उसमें चीजें रहती हैं। अब जब रेड होती है उससे पहले उसके पास में बहुत सारे नोटिसेस भी आते हैं। अच्छा, रेड से पहले? हाँ, बहुत रेयर चांस में रेड डालते हो डायरेक्ट? हाँ, और
इतने सारे सीसीटीवी कैमरे वगैरह आ गए हैं। पहले क्या होता था कि ये फर्जी रेड हुई और निकल लिए, अच्छा, पता ही नहीं चला। तुम जब भी रेड लगाते हो तो वो कैमरे के तहत लगाते हो, या मतलब कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं करते, या सीधा अंदर जाते हो? कैमरे की, उसके कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं, जैसे तुम अभी अभी जैसे इस समय दिल्ली में इलेक्शन है 5 फरवरी को, तो अभी हम रोड पे जाएंगे ना तो इनकम टैक्स के लोग मिलते हैं, लेकिन उनके हाथ में एक हैंडी कैम होता है, वो कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं और रिकॉर्डिंग से गाड़ी को चेक कर रहे होते हैं। वो इसलिए रहता होगा क्योंकि उस टाइम पे अगर कैश पकड़ा जाएगा हाँ, तो आपको उस गाड़ी के अंदर कैश मिला है, आपने नहीं रखा है, ये प्रूफ करने के लिए वो प्रूफ के तौर पे आप रखते हो। तो ऐसे आप लोगों के ऊपर घर पे जाते हो, किसी घर पे के जाते हैं तो हम कंपनी में कैमरा लेके नहीं जाते, हमारे पास 2 कैमरे होते हैं जिन्हें हम विटनेस बोलते हैं। अच्छा आपने एंटर किया, एंटर करने के जस्ट बाद में आप विटनेसेस बुलाते हो, अच्छा और वो असेसी की रजामंदी में हम विटनेस बुलाते हो। अच्छा आपका कोई जान पहचान का है जिनको आपका कोई, मान लो कि बैंक में काम करता हो, कोई एडवोकेट वगैरह हो, कोई ऐसा इंसान जो कि थोड़ा पढ़ा लिखा हो, आप उन 2 इंसानों को बुला लो। अगर आप नहीं बुलाना चाहते तो हम 2 लोगों को बुला लेते हैं जो कि थोड़े पढ़े लिखे हैं, उनको विटनेस बनाएंगे, वो पूरे टाइम वहीं पे मौजूद रहेंगे, वो सब कुछ देखेंगे और हर पेपर पे वो साइन करेंगे जहां भी हम जिस भी पेपर को जब्त कर रहे हैं। अच्छा। तो वो 2 हमारे कैमरे हैं। हाँ, तो तुम मतलब उसको लीगली लेके चलते हो? हाँ, उसको लीगली लेके चलते हैं। अच्छा, अगर किसी के घर पे कोई ऐसे 10 आदमी आते हैं, या 8-10 आदमी या 20 आदमी आते हैं इनकम टैक्स का नाम लेके, तो उसका पहला राइट क्या है उस आदमी का जिसके आप रेड मारने जा रहे हो? वो कैसे चेक करे कि भाई तुम ओरिजिनल हो या फेक हो? वारंट होता है सर। वारंट तो फर्जी बन जाएगा। हर चीज फर्जी बन सकती है ऐसा तो लेकिन फिर क्या होता है कि जब रेड हो जाती है ना कंप्लीट, अगर मान लो फर्जी हुई है, पहले तो जमाने में क्या पता नहीं चलता था कि इसके यहाँ हो गई, ये चुप चुप बैठेगा। आजकल सबके सीएस वगैरह रहते हैं, तो वो तुरंत पता करवाएगा कि भाई वो वहां पर क्या सच में रेड हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इतने जल्दी कम्युनिकेशन होता है ना ये सारा, हाँ, तो जो भी अगर कर रहा है फर्जी रेड वो पकड़ा जाता पकड़ा है। जाता तो पकड़े जाने के चक्कर में हम लोग करते नहीं फर्जी रेड्स। अभी जैसे जीएसटी में तो एक बहुत अच्छा काम हो रखा है कि जीएसटी में कोई भी आपके यहाँ रेड मारने आता है तो वो आपको जब वारंट देते हैं तो उस पर एक डिन नंबर लिखा रहता है, DIN नंबर, डॉक्यूमेंट्री इंडेक्शन नंबर, वो आप पे भी है। तो वो वेबसाइट पे मिलता है सेम नंबर, हाँ, उसी समय जाके। वो डिन नंबर आप गलत नहीं क्रिएट कर सकते। हाँ, वो वेबसाइट पे भी होगा और इस पे भी सेम ही नंबर होगा। तो यानी वो काम रहता है अभी भी? हाँ, वो काम इनकम काफी टैक्स टाइम से स्टार्ट हो गया। इनकम टैक्स में जो भी नोटिस असेसी को जाता है वो ITB एक हमारा सॉफ्टवेयर है उससे जाता है और उसमें डिन नंबर लग के ही जाता है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि तुम रेड मारने जाओ और वहां सेटिंग कर लो? हम लोग हाँ बहुत रेयर है सर, ऐसा बहुत रेयर। हाँ, क्योंकि इतने आदमी होंगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा। मान लो कि आप गए, आपने सेटिंग की और जो मेन टीम थी उसे पता चल गया किसी वजह से। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ऐसा ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। एक टीम गई, एक टीम है, ए नाम लिख देते हैं उसका। ए टीम गई, हाँ और बहुत सारी टीमें अलग अलग पूरी हिंदुस्तान में गई हुई हैं। हाँ, एक टीम एक बड़ी सिटी में गई, उसके बाद वहां पर ABCD जाकर XYZ सारी टीमें पूरे हिंदुस्तान में थी, वहां पर उसे एक और ए टीम ने सेटिंग कर ली। ए टीम ने सेटिंग कैसे की, उसने मान लो कि एक अरेस्ट भी हो सकता है ना इसमें, तो उसने बोला कि भाई तुम इस चीज में अरेस्ट भी हो सकते हो, ऐसा वैसा, ये सारी बातें करी। उस टीम ने सेटिंग करी थोड़ी बहुत कि ये सेटिंग नहीं कर सकते कि छोड़ ही देंगे। सेटिंग उसने ये कर ली कि अब तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाएंगे। समझ गया। इस चीज की उन्होंने सेटिंग की। ये जो टीम थी ये वापस आई, अब इस बंदे को लेकर आई साथ में। अब किसी ने इसको कुछ बोला होगा, तो इसने बोला कि भाई तुम तो पहले ही कर चुके हो, अब ये मुझे और क्यों परेशान कर रहे हो, क्योंकि इसको तो नहीं पता, नहीं रेल में थोड़ी ना पता होता है सबको। तो जो मेन टीम थी उसे पता चल गया कि भाई ये वाली टीम को हमने पूरे विश्वास के साथ भेजा था और इसने सेटिंग करके आ गया। अच्छा, तो अब ये जो जिन्होंने किया था उनके डिसमिसल तक की बात चल रही है, वो कार्रवाई स्टार्ट हो गई। मतलब इतना साफ सुथरा है नहीं कि बच निकले कोई? तो बहुत चुपके से, अगर मतलब बहुत रिस्की है ना रेड के टाइम, तो स्पेशली बहुत रिस्की है क्योंकि डिपार्टमेंट उसको बहुत स्ट्रिक्टली देखता है। अच्छा, बाकी टाइम पे हो सकता है कि किसी ने कुछ नेग्लेक्ट भी कर दिया, लेकिन रेड सबकी इतनी जिम्मेदारी थी और उसमें आपने, बल्कि रेड के टाइम पे तो मान लो आपकी कोई पर्टिकुलर सीनियर है उससे आपकी बन नहीं रही और उसके साथ में आपकी ड्यूटी लग गई, तो वहां पर जाके क्योंकि दूसरे घर गए हो तो आप एकदम टीम की तरह काम करते हो, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में।
तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं कि दुश्मन के साथ, जो सीनियर दुश्मन लग रहा है उसके साथ में भी दोस्त की तरह बिहेव करते हैं वहां पे, क्योंकि दूसरे के सामने अपने को वो नहीं कमजोर करना नहीं है, दिखाना। कमजोर नहीं दिखना है, या फिर ये ऐसा ना हो कि हमारी वजह से फेल हो जाए। तो लोगों ने किया होगा ऐसा, लेकिन वेरी रिस्की गेम। अच्छा, तो मुझे ये बता कि जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है तो इसका मेनली रोल क्या है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में? अच्छा, एक चीज ये भी बताना, क्या हर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पास ये पावर है कि वो हर आदमी की फाइल चेक करे अपने सिस्टम पे बैठ के, और किसी की भी फाइल चेक करे? जैसे मान ले तू चाहे कि भाई मैं अंबानी की फाइल चेक करना चाहता हूं, इंटरनल डॉक्यूमेंट उसके क्या क्या है, तो क्या हर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पास ये पावर है या कुछ के पास ही रहती है जो उस सीट पे रहते हैं, ऐसा कुछ होता है? सीट पे डिपेंड करता है। पहली बात तो आपकी जुरिडिक्शन होना चाहिए। अच्छा। आप दिल्ली में बैठ के कहीं मुंबई का केस नहीं देख सकते। अच्छा। दूसरी बात, ज्यादातर जो सीट्स रहती हैं उनमें ये रहता है कि केसेस सिलेक्ट होके आता है, उन केसेस में आप फिर देख सकते हो। अच्छा। दो तरह की स्क्रूटनी रहती है, एक होती है लिमिटेड स्क्रूटनी, जिसमें आपने जो इन्फॉर्मेशन आई है कि भाई इसने 1 करोड़ रुपए कैश में जमा कर दिए, तो उस 1 करोड़ का सोर्स क्या है, यही आपको चेक करना है, यही। लेकिन वो 1 करोड़ अगर उसने बोला है कि मुझे 3 लोगों ने दिए थे, उन 3 लोगों के बारे में आप ज्यादा नहीं पूछोगे। ओके। एक है कंप्लीट स्क्रूटनी, 1 करोड़ का केस आया, उसने जमा किया, और आपको फिर जो उसमें खंगालना हो आप उसमें खंगाल सकते हो। फिर सारी जगह देखोगे उसमें? फिर उसमें हमारे पास में हमारी एक पोर्टल रहती है, उसमें उसकी 360 डिग्री इंफॉर्मेशन पता चल जाती है, जितनी अवेलेबल, कौन कौन से बैंक अकाउंट्स हैं, बहुत सारी चीजें उसमें ना अवेलेबल रहती है, फिर वहां से हम पूरा चेक कर सकते हैं। तो थोड़ा ये हो गया कि अब जो केसेस आपके आसपास आपके पास आ रहे हैं उनको आप चेक करो। कुछ सीटें ऐसी भी रहती हैं, जैसे मान लो कि जो इन्वेस्टिगेशन हमारी जो विंग है, जो रेड प्लान करती है, उसका रेड का ही काम है, उसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है जिन्हें हम बोलते हैं टीईपी। टीईपी? टैक्स एविजन पिटीशन। अच्छा। वो नॉर्मल लोग देते हैं कि आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, तो आपने एक इंफॉर्मेशन भेज दी हमारे पास में, तो उसको उसमें फिर उस इंफॉर्मेशन में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं। अगर आप उस सीट पर हो तो आप वहां देख सकते हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो कि जो आप मुझसे पूछने की कोशिश कर रहे हो कि किसी का कुछ भी कर सकते हैं क्या, कई लोगों ने ऐसा जरूर किया होगा कि मान लो किसी का कुछ चेक करना है, तो उसने अपने फ्रेंड से टीईपी डलवा ली। अच्छा। या फिर उसने खुद अनोनिमस टीईपी डाल दी। अब मान लो कि अगर वो वही सीट पर बैठा हुआ है जो वो टीईपी हैंडल कर रहा है, या फिर उसका कोई कलीग बैठा हुआ है, तो वहां वो फिर उस पर कार्रवाई वगैरह कर सकता है। अच्छा। अच्छा, एक मुझे ये बताना कि जैसे जीएसटी में मुझे थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, एक डीआरआई हो गया, एक डीजीजीआई हो गया, एक ऐसे ही और एंटी इवेजन, कुछ अलग अलग रहते हैं। हाँ, तो ऐसे इनकम टैक्स में भी अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे तूने अभी कहा कि रेड मारने वाले अलग रहते हैं। इनकम टैक्स में बहुत सारी ब्रांचेस हैं। जैसे मैं पोस्टेड हूँ एग्जामिशंस में, जहां पर सिर्फ एनजीओ वाले काम हो रहे हैं। ठीक है। एक टीडीएस विंग है। अच्छा, वो सिर्फ टीडीएस ही जो कटते हैं उनके इश्यू पे काम करती है? टीडीएस जो लोग काटते हैं, अच्छा, बिजनेसेस वगैरह, या फिर जो भी आपकी सैलरी वगैरह दे रहे हैं। एक है इन्वेस्टिगेशन विंग, जिसमें सिर्फ रेड वाला काम हो रहा है, प्लान करने वाला, और उसके बाद में असेसमेंट रेट का। एक है असेसमेंट विंग, जिसमें जो हम सोचते हैं कि ना असेसमेंट प्रॉपर केसेस आते हैं, वो सारी चीजें, तो वो असेसमेंट में होती हैं। अच्छा। और बाकी फिर बहुत सारे और जैसे जीएसटी में सबसे बड़ी बोलते हैं डीजीजीआई है, सबसे ज्यादा पावर उसके पास है। ऐसे इनकम टैक्स में सबसे ज्यादा पावर किस एजेंसी के पास है? इन्वेस्टिगेशन के पास है। नहीं। अच्छा, तो एक बात ये बताना कि जो शुरुआत में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नया लगता है, उसका शुरुआत में क्या काम होता है और क्या रोल रहता है डिपार्टमेंट में उसका? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का रोल जो है ना, जैसे तू अपनी जर्नी बता, स्टार्टिंग में जब तूने ज्वाइन किया तो कहाँ पे ज्वाइन किया, फिर कहाँ पे गया, फिर कितने कितने चेंजेस आए? जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने पंचकुला में मेरी पोस्टिंग थी, तो मैं वार्ड में था। अच्छा। अब जो असेसमेंट वाला जो काम रहता है ना, जो मेन जो नोटिस वगैरह भेजना और वो सारी चीजें, उसमें या तो वार्ड होता है या फिर सर्कल होता है। वार्ड देखता है 5 करोड़ से कम केसेस, मतलब जो छोटे केसेस होते हैं। सर्कल जो है थोड़े बड़े केसेस को देखता है। तो मैं, सर्कल का जो हेड होता है वो होता है डिप्टी कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, उनका ऑफिस है, वो बोलते हैं ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। वार्ड का जो हेड होता है वो होता है आईटीओ, अच्छा, ऑफिस ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर। आप उस ऑफिस में हो आईटीओ के बाद,
इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपके साथ में टैक्स असिस्टेंट भी हो सकता है, आपके साथ में एमटीएस भी हो सकता है, डीईओ भी हो सकता है। तो वो ऑफिस के अंदर काम करते हो आईटीओ के साथ। आपका काम क्या है? जो भी आईटीओ काम कर रहा है आपसे शुरू होता है वो। अच्छा। अब जो फाइल होती है ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। एक तो अपनी नोटशीट वाला, जिसे ऑर्डर शीट बोलते हैं, और एक जो मेन लेटर्स लगे रहते हैं। अच्छा। तो अब मान लो कि कोई भी लेटर आया, कोई एप्लीकेशन आई, या फिर कोई भी केस आया, कोई इंफॉर्मेशन आई, तो आप उस नोटशीट के ऊपर बताओगे कि ये मिली है मुझे और इसमें ये किया जा सकता है। ओके। आप उस नोटशीट के ऊपर साइन करोगे कि मुझे ये लगता है, और ये पूरी वो है, और फिर आप उस फाइल को भेजते हो आईटीओ, क्योंकि वो उस ऑफिस का हेड है। तो तुम्हें ये सीए टाइप कुछ ट्रेनिंग कराते हैं स्टार्टिंग में? ट्रेनिंग होती है, थोड़ी बेसिक ट्रेनिंग होती है, 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। लेकिन ये सीए वाली वो उतना नॉलेज नहीं सीए तो मतलब थोड़ा ज्यादा डीप नॉलेज हो गई हर एक चीज में, लेकिन हमारी वो तो पूरी फिर एक्सपीरियंस से ही सीखते हो धीरे धीरे। एक्सपीरियंस से सीखते हैं। स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे। पहले मुझे भी ये लगता था कि सीए को कैसे काउंटर करेंगे। हाँ। अब होता क्या है कि जैसे मान लो कि मैं अब इस सीट पर हूँ, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन 12A ATG में मिलनी चाहिए कि नहीं। अब जो सीए होगा वो 50 काम कर रहा होगा, लोगों के रिटर्न भी भर रहा होगा, उसको उसको काफी कोई केसेस लगे हैं, ये हैं, उसकी जानकारी बहुत वास्ट है, हमसे ज्यादा है। लेकिन मुझे अब इस सीट पर सिर्फ 2 चीजों को देखना है, 12A ATG, और मैं इस सीट पर अब बैठा हुआ हूँ 1 साल से या फिर 2 साल से। तो तूने सारे नियम रगड़ दिए होंगे उसमें पढ़ के। मैं हर रोज देख रहा हूँ कि कौन से केस में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो एक्सपीरियंस डीप मैटर में करता है। कौन से सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, ऐसा वैसा। अब वो मुझसे जो कंपटीशन सीए का होगा वो सिर्फ 2 सेक्शंस में। ओके। तो अब ब्रिलियंट। हाँ, तो तुम्हें सिर्फ उस 2 ही चीज की पढ़ाई करनी है और उसमें तुम फिर एक्सपीरियंस अच्छा गेन कर लेते हो। हाँ। जैसे 12A या ATG में हाँ, हम फिर उसमें स्पेसिफिक हो जाते हैं ना, स्पेसिफिक हो जाते हैं, डीप चले जाते हैं। बाकी हो सकता है मैं बहुत सारी चीजें ना बताऊं जिस सीए को लेकिन बताऊं, जिस डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट पे हो वहां का पता जो रहता है। फाइल सामने आ गई उसमें हमें हो सकता है सीए से ज्यादा पता हो। सीए से ज्यादा बताओ। सीए बुरा मान जाएंगे अगर सुनेंगे तो। नहीं नहीं, और फिर तुम्हारे पास कलम की भी तो ताकत होती है और सीए डरता भी तो है इस नाम से तो। और किसी भी सरकारी महकमे की सबसे बड़ी ताकत होती है क्या? सुबह किसी को बुलाओ, रात तक बैठा दो, अगले दिन बोले फिर दोबारा आना कल, उसको अरेस्ट कर दो। ये सबसे बड़ी ताकत होती है, इसकी वजह से सीए भी डरता है। अच्छा, एक चीज मुझे बता कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनता है, सैलरी या और कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें लगता है कि यार तुम्हें बांधे रखती है इस नौकरी में और तुम्हें मजा आता है जाने में? जैसे मान लो हमारा काम है, हम पढ़ाते हैं, तो हमें रोज नई चीजें सीखने को भी मिलती है और मजा भी आता है नई नई चीजें करने में। लेकिन एक ही काम रोज करते रहना बोरिंग हो जाता है। तो तुम्हें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा जिंदा रखती हैं? मुझे अच्छा लगता है उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अच्छा। अब अगर आप, जिसमें कई वीडियोस वगैरह देखता हूँ, उसमें लोग बोलते हैं कि यार बोरिंग काम हो गया है, ऐसा नहीं होता। अगर मान लो कि आप यही सोच के जाओगे कि रुतबा है, जो मुझे चाहिए वो मिल जाएगा, वहां आप जाकर जाओगे तो आपके काम पे फोकस नहीं रहेगा। अच्छा। अब काम जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर देखा जाए तो। जैसे मैंने बोला कि नोट शीट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ये लिख रहा है, एक तो चीज है कि आपने लेटर आया, कोई केस आया, आपने लिखा ये लेटर मिल गया ऐसा वैसा, और आपने एक जनरल सी बात लिख दी। दूसरी चीज है कि आपने लेटर आया, आपकी नजरें कुछ अलग देख रही हैं उस लेटर में। अब जैसे मेरे पास में एक एप्लीकेशन आई, जैसे अभी मैं पोस्टेड जब वहां पर था, तो मान लो किसी स्कूल को एग्जामिशंस उसने अप्लाई किया, हमने दिया नहीं। अब वो स्कूल गया हायर कोर्ट्स में, हायर कोर्ट ने उसकी बात मान ली। अच्छा। अब मैं बैठा हुआ अपनी सीट पे, मेरे सामने वो लेटर है, तो मेरा पता है काम क्या है, इसको देखकर हाई कोर्ट के ऑर्डर को, या फिर ये अपना जो अगला ऑर्डर है उसको देखकर ये डिसाइड करना कि इसमें हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तुम्हें फाइट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ। अब इवन दो कमिश्नर उसके ऊपर साइन करेगा, कमिश्नर की अथॉरिटी होगी उसमें, लेकिन कमिश्नर कितने सारे केसेस देख रहा होगा, इनपुट तुम्हारा ही जाएगा उसके अंदर। कमिश्नर हर एक केस को डीप से तो नहीं देख पाएगा, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। तो उस केस को एक एक डिटेल्स पढ़ना, फिर इधर उधर रिसर्च करना, और फिर डिसाइड। अब लॉ में लिखा हुआ है कि एजुकेशन, ये अब जैसे एक केस होता है कि गोल्फ क्लब्स के केसेस होते हैं, हाँ। कि गोल्फ क्लब वाले क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं कि हम तो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम तो भाई गोल्फ को प्रमोट कर रहे हैं।
एज एन इंस्पेक्टर आपका ये है कि गोल्फ किस तरह से चैरिटेबल एक्टिविटी प्रूव नहीं की जा सकती। नहीं की जाती। और वैसे भी गोल्फ गोल्फ क्लब का तो सीए, पैसे वालों का खेल है। हाँ, गोल्फ क्लब का सीए पूरे अपना टॉप का सीए है ना। हाँ, अब उसकी सोच और आपकी सोच सामने बैठी हुई है। बिल्कुल। वो बोल रहा है चैरिटेबल एक्टिविटी इस रीजन की वजह से है। हम्म, अब आपको लॉ में लिखा हुआ है जो भी, अब उसको आपको इस तरह से इंटरप्रेट करना है कि आप सुप्रीम कोर्ट में ये प्रूव कर पाओ कि नहीं, गोल्फ क्लब चैरिटेबल चैरिटेबल नहीं है। नाइस। तो आप कमिश्नर को जब आप लेके जाओगे, ये चीज आप दिखाओगे, जो कि जिसके पास इतने सारे काम है, तो वो देखेगा यार इतना डीप में उसने बताया है, तो व्हाई शुड आई पुट मोर माइंड टू इट। थोड़ा सा देखती हूँ, चेक करती हूँ, और उसके बाद फिर आगे भेजते हैं। क्योंकि मुझे इस पे विश्वास, मुझे लग रहा है कि इसने इतना सब सोचा हुआ है, तो मतलब तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर इसमें मजा आता है। नहीं, ये सुन के तो मुझे ही मजा आ रहा है क्योंकि नए नए केसेस आ रहे हैं, नए नए केसेस आ रहे हैं, रोज नए नए आदमियों से मिल रहे हैं, और रोज नए नए दिमाग है, एक से बढ़कर एक आ रहे हैं। हाँ। है ना, तो उसमें तो सच में अब लोग क्या सोच, अब जब कोई इंस्पेक्टर जाता है और वहां पे जाके देखता है, अरे यार अब तो ये सैलरी है, ये हर रोज ऑफिस जाना है, तो वो इस चीज को मिस कर जाता है। मिस कर, नई चीज सीखने का मौका मिलता है सच मायने में। अच्छा, तुम्हारा रूटीन क्या रहता है डेली का? डेली और रूटीन, बायोमेट्रिक है कि नहीं तुम्हारे ऑफिस में? हमारे ऑफिस में अभी लगने वाली है बायोमेट्रिक, अभी तक नहीं है हमारे ऑफिस में। जब मैं जीएसटी में था वहां पर बायोमेट्रिक जीएसटी में तो था। तो अभी तो ऐसा रहता है कि अगर मेनली आपकी और सीनियरी कोऑर्डिनेशन कैसी, हाँ। उन्हें पता है कि तुम कोई भी काम जिम्मेदारी से कर लेते हो, तो 9:30 का अगर टाइम है, तुम थोड़ा बहुत किसी टाइम लेट भी चले जाते हो तो ज्यादा इशू नहीं होता। अब इसी चीज में मुझे एक चीज ये बताना कि मान लो आप हैं और आप बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, और अफसर को दिख भी रहा है कि यार बड़ा मेहनती आदमी और बड़ा अच्छे अच्छे चीजें निकाल के लेता है और बढ़िया काम करने लग रहा है, तो तुम्हें अप्रिसिएट कैसे करेंगे? कुछ प्रमोशन में फायदा दिला सकते हैं, या कुछ मॉनेटरी जो कुछ होता है उसमें कुछ बेनिफिट दिला सकते हैं, या होता ही नहीं वो बेनिफिट किसी के हाथ में? मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है। जो सीनियर्स करते हैं वो 2 काम करते हैं या 3 काम करते हैं। या तो आपको आपकी जो हर साल अपार जाती है, अपार ये एसीआर बोलते थे हमारे में, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। दोनों नाम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं सब लोग। अच्छा अच्छा। लेकिन हाँ, कोई एक नाम है इनमें से, मैं भी इतना ध्यान नहीं देता हूँ क्या नाम है। तो उसमें कुछ अच्छे कमेंट्स लिखेंगे, आपको 10 में से 10 नंबर, 10 में से 9.5 नंबर देंगे, ऐसा कुछ करेंगे। दूसरा, आपको पर्सनली बुला के अप्रिशिएट करेंगे। तीसरा, जब आप अच्छा काम कर रहे होगे तो आपको थोड़ा बेटर काम भी मिलेगा। नुकसान ये हो जाता है कि ज्यादा काम भी मिल जाए, ज्यादा काम मिल जाए। लेकिन तीसरा एक ऐसा भी होता है, कई बार वो लेटर इशू कर देते हैं कि इसने अच्छा काम किया, अप्रिशिएशन लेटर। कई बार सब लोगों को बुला के मीटिंग बुला के पूरे ऑफिस के सामने अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, और तुम्हारे डिपार्टमेंट में जैसे बहुत सारे लोगों को जो प्राइज वगैरह मिलते हैं, या उनको वैसे जो मतलब जैसे कई बार राष्ट्रपति के पास भी जाते हैं, या उस स्पेसिफिक मिनिस्ट्री में भी वो अवार्ड मिलते हैं, तो वो कैसे क्या डिसाइड होते हैं? इसका मुझे आइडिया नहीं है सर। मुझे जब मैं जीएसटी में था तो मुझे इतना याद है कि बेस्ट इंस्पेक्टर का अवार्ड मिलता था। मुझे नहीं, मतलब मैंने देखा था वहां पे कि अवार्ड लोगों को इस तरह के मिल रहे हैं। आगे का क्या प्रोसेस, उसका मुझे तो आइडिया नहीं है। अच्छा, और अभी अभी तेरी सैलरी कितनी है इस समय एग्जैक्टली? इस समय जो हाथ, देखो मैं नहीं, टोटल बता। टोटल बताऊं? हाँ, जो देखो ये आला इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, इसको ये नहीं पता इसकी सैलरी टोटल कितनी है, ये भी से समझ सकते हो तुम चीजें नहीं, टोटल पूछ रहे, बता भाई। टोटल आई थिंक 1 लाख के करीब ग्रॉस बनती है। अच्छा, और कट उसमें चीजें, एनपीएस वाला अमाउंट कट जाता है, इनकम टैक्स कट जाता है, कट के 80,000 के करीब 80,000 हाथ में आती है। मैंने अभी क्या है ना, आईटीओ वाले एग्जाम्स वो दोनों पास नहीं किए। अच्छा, तो वो मैं इसमें भी एग्जाम है? हाँ, जैसे आप अंदर जाओगे, आप पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का कंफर्मेशन एग्जाम दोगे। उतने टफ नहीं रहते। मतलब जो तुम ट्रेनिंग ज्वाइनिंग करते हो, उसके बाद तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड कितने साल का है? 1 साल 2 साल रहता है? आई थिंक 2 साल का है। 2 साल। अच्छा, तो वो तुम पहले एग्जाम देते होगे अंदर हम डिपार्टमेंट? एग्जाम देते हैं, एग्जाम से आप कंफर्म हो गए। हाँ। दूसरा फिर इनकम टैक्स ऑफिसर का एग्जाम होता है। जब आप वो एग्जाम देते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन के अच्छा, फिर वो सीनियरिटी में जाते हो आप उसमें? उस एग्जाम को देने का फायदा ये है कि आपके 2 इंक्रीमेंट और लग जाते हैं एग्जाम देने से, पास करने से। तो तेरा हुआ तो वो मैंने एक्चुअली एग्जाम दिया नहीं है। अच्छा, तो मेरा वो आई थिंक 2 इंक्रीमेंट वो नहीं लगे हुए हैं। हाँ। तो वो एक मतलब इससे थोड़ी ज्यादा होगी आई थिंक सैलरी। और एक मुझे ये बताना कि तुम्हारे में प्रमोशन चांसेस क्या है?
प्रमोशन चांसेस डिपेंड करता है कि वो, जैसे तेरे ही कमिश्नरेट में बता। मेरे कमिश्नरेट में मैंने 2016 बैच हूँ, 18 में ज्वाइन किया, 18 से अभी तक मैं आईटीओ, अभी शायद 2 साल बाद मैं आईटीओ बन जाऊंगा। आईटीओ 2 साल बाद। तो इसका रीजन ये 2013 वाला बैच बहुत बड़ा है, वो चल रहा है। अगर कोई ऐसा बड़ा बैच ना हो किसी पर्टिकुलर कमिश्नरेट में, अब हो सकता है किसी दिल्ली में, हो सकता है तेरा बैच में बहुत कम लोग हैं, तो वो जल्दी निपट जाता है बैच, समझ फिर जल्दी हो जाता है। तो अब ये डिपेंड करता है कौन से जोन में किस टाइम पर कितनी सीट्स थी। लगभग एवरेज जोन कितना आ जाता है? 8 साल आई थिंक आईटीओ के लिए। 7 से 8 साल में आ जाता है। हाँ। नाइस। और लास्ट प्रमोशन तुम्हारा क्या रहता है इसमें जब तुम रिटायर हो रहे होते? जल्दी ज्वाइन करने वाले एडिशनल कमिश्नर, अच्छा। एक आध लोग कमिश्नर, लेट ज्वाइन करने वाले। टैक्स इंस्पेक्टर कमिश्नर गया है कभी? हाँ, कुछ एग्जांपल्स हैं। यार फिर तो बहुत अच्छा प्रमोशन है। लेकिन वो बहुत रेयर शायद किसी केस में हुआ होगा, लेकिन एडिशनल कमिश्नर वाले बहुत एग्जांपल डिपार्टमेंट में देखता हूँ मैं अभी। बहुत हैं ऐसे। हाँ, एडिशनल कमिश्नर वाले हैं जो कि इंस्पेक्टर से स्टार्ट हुए थे। एडिशनल कमिश्नर तो जैसे तूने बताया कि पहले असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर, वो एक ही हुए, डिप्टी, फिर ज्वाइंट देन एडिशनल। तो जनरली ज्वाइंट तक लोग पहुंच जाते हैं। यानी फिर तो आईआरएस की भी 3 रैंक अचीव कर गया वो। हाँ, उधर प्रमोशन थोड़ा फास्ट होता है। अच्छा, ये ऊपर शुरू वाला प्रमोशन थोड़ा लेट होता है, उसके बाद प्रमोशन थोड़ा फास्ट होता है। असिस्टेंट कमिश्नर तक थोड़ा लेट चलता है प्रमोशन, उसके बाद फास्ट होता है। अच्छा, तुझे कौन सी ऐसी चीजें लगती हैं कि जो एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के सफल जीवन के लिए तुझे लगता है कि ये चीजें उसमें होनी चाहिए, तो फिर क्या है कि अपनी जॉब में, नौकरी में वो खुश रहेगा? काम से थोड़ा प्यार होना चाहिए। काम से प्यार हो। अगर थोड़ी सी क्वालिटी उसमें एक लॉयर, जज, एडवोकेट इस टाइप की होनी चाहिए लॉ की तरफ। क्योंकि अगर ऊपर ऊपर से तो आपको लग रहा है कि रेड है, ये है, बहुत सारी चीजें हैं, अंदर अंदर तो आप एक किताब है जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट, उसको अप्लाई कर रहे हो जनरली अलॉन्ग विद ऑल द सुप्रीम कोर्ट केसेस, हाई कोर्ट केसेस। तो आप एक लॉयर का काम कर रहे हो, साथ में मान लो कि आप एक कमिश्नर ऑफिस में काम करते हो, आईटीओ के साथ में काम करते हो, आप एक कौशी जुडिशियल बॉडी के साथ में काम कर रहे हो, तो आप एक एडवोकेट, लॉयर, सीए, इन सब की क्वालिटीज शो कर रहे हो। तो अगर वहां इंटरेस्ट है ना, वहां लॉ को पढ़ने में हल्का सा वो अगर हो ना, तो आपको थोड़ा ज्यादा मजा आएगा जॉब में। अच्छा, और तुम्हारे में अगर कोई नकारा आ जाए, इंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गए, हाँ, तो उससे तो कोई अफसर काम ही नहीं करा पाता होगा। होता है, ऐसा बहुत बार होता है। हाँ, जो मस्ती काटने वाले नहीं करेंगे, नहीं करते। हाँ, या फिर कुछ दिखाते हैं उनपे सख्ती दिखाते हैं, लेकिन उतनी दिखाते हैं कि काम कर ले। लेकिन अगर इतना है कि सख्ती दिखाने के बाद भी अगर नहीं कर रहा है, तो फिर सोचते हैं क्यों टाइम वेस्ट करो इसमें। अच्छा, किसी के खिलाफ अगर मान लो करना भी है कुछ, तो वो भी तो मेहनत है। वो आपके पास ऑलरेडी काम है, अब इसके खिलाफ और करो, उसमें और वो पहले नहीं करेगा काम। बोलते भाई मुझे 2 लोग और दे दो जो ढंग का काम कर ले। अच्छा, एक मुझे ये बताना कि अगर अभी लाइफस्टाइल में देखें तो जीएसटी इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में कोई डिफरेंस है अभी वर्क कल्चर में, जैसे पैसे में, ट्रांसफर में, पोस्टिंग में? अब कौन सा बेस्ट चल रहा है, मतलब बेटर कौन सा है स्पेसिफिकली फॉर इसके लिए प्रमोशन के चांस? मैं सर इतना डीप मुझे इसका अभी का पता नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से एक पॉइंट बता सकता हूं जिसमें मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थोड़ा बेटर लगा। एक पॉइंट है बस वो, उसके अलावा 50 पॉइंट्स होंगे। वो ये लगा कि जीएसटी में जब मैं था तो मैंने एक चीज नोटिस की थी कि जो एग्जीक्यूटिव वाली लाइन है, जिसमें सारे मतलब सैलरी वाला काम नहीं कर रहे हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव वाली लाइन में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। अब उसके नीचे और बहुत ज्यादा स्टाफ नहीं है। इनकम टैक्स में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, उसके साथ में टैक्स असिस्टेंट भी है, उसके साथ में एमटीएस भी है, उसके साथ में सुपरिटेंडेंट भी है। मतलब डिपेंड करता है कौन सी सीट पे कितने अवेलेबल हैं। लेकिन आप थोड़ा सा बेटर काम कर रहे हो, मतलब वहां सब कुछ आपको ही संभालना है जीएसटी में, और इधर ऐसा है कि आपके साथ में और लोग हैं, तो आपके पास में जो काम आएगा वो थोड़ा बेटर क्वालिटी का काम आएगा। ये पॉइंट मेरा है। बाकी तो और जो अभी क्या चल रहा है ट्रांसफर वगैरह, मुझे उतना आइडिया नहीं है उसका। अच्छा, ये बता कि अभी तो स्टूडेंट तेरे अंदर का जिंदा है कि मर गया है? बिल्कुल जिंदा है सर। पढ़ता है कुछ? मैं पढ़ता हूँ अपने इनकम टैक्स की चीजें और ये, या इनकम टैक्स की नहीं, लेकिन बाकी चीजें पढ़ता हूँ। बाकी चीजें बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ। कौन सी बुक्स पढ़ रहा है अभी? जैसे मैं थोड़ी साइकोलॉजी वाली बुक्स पढ़ता हूँ। अच्छा। एक बुक है क्राउड करके, उसमें क्राउड की साइकोलॉजी बताई हुई, फ्रेंच ऑथर की है।
एक बुक है, जैसे मान लो अगर अपने अंदर ही कुछ जानना हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, एक बुक है एफर्टलेस, वो बुक है। एक बुक है जैसे एफर्टलेस वाली एसेंशियलिज्म। बुक है, इसमें कुछ बता हमें। एसेंशियलिज्म में बताता हूँ क्योंकि इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। एसेंशियलिज्म का अगला वर्जन एफर्टलेस। इसे हिंदी में बता। एसेंशियलिज्म का मतलब क्या है कि जो जरूरी हो वो पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें परेटोस प्रिंसिपल के बारे में बताया हुआ है। अच्छा। कि भाई हमें ऐसा लगता है, स्पेशली ना स्टूडेंट्स में क्या होता है, उन्हें बड़ा परफेक्शनिज्म होता है। उन्हें ऐसा लगता है कि दिन के मुझे 10 काम डिसाइड करने, 10 टास्क लिखे मैंने, टक 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 टक, वो अगर मैंने चेक कर दिए सारे टास्क तो मैं सक्सेसफुल हूँ, मैंने सही काम किया। अगर 2 काम भी मैंने हटा दिए, मतलब नहीं कर पाया एट द एंड, तो कोई दिक्कत है। तो वो या तो सारे काम करेगा या फिर बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये परफेक्शनिज्म हो गया। तो इसी चीज से जोड़ के अब स्टूडेंट के लिए बता कि अभी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसको उससे रिलेट करके मुझे बता कि कैसे वो अपनी एफिशिएंसी में सुधार कर पाए, मतलब कैसे अपने आप को मोटिवेट रख पाए और उस चीज को जो करना चाह रहे हैं या जो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रख पाए। हाँ, तो अब स्टूडेंट्स के अंदर क्या रहता है, एक तो ये हो गया कि करना है तो सारे काम करना है या फिर बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं करना। और ऐसे बहुत सारे तरीके से परफेक्शनिज्म आता है। करूंगा तो 9 बजे से स्टार्ट करूंगा, और अगर 9:05 हो गए तो कुछ दिक्कत है। दिक्कत है। मैं शायद गलत कर रहा हूँ, घबरा जाता है अंदर से, घबरा जाता है, जेन्युइन है ना। एक और चीज रहती है कि मैं 3 घंटे जो है मेरे, मुझे मिले हैं 9 से 12, 3 घंटे मुझे 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और जब 2 घंटे हुए और 1.5 चैप्टर ही कंप्लीट हो रहे हैं तो फिर घबराहट, कुछ गलत कर रहा हूँ। और इस चीज में वो छोड़ता रहता है। उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो इम्परफेक्शन है, ये तो भाई हर रोज का है, ये फेस करना पड़ेगा हर रोज, इसके साथ में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। 90% ऑफ द टाइम आपका ऐसे ही निकलेगा कि 9 से 9:05 हो रहे हैं, 3 घंटे में 3 चैप्टर सोचे थे लेकिन 2.5 हो पाए, 2 ही हो पाए। अल्टीमेटली उनको अपने आप को अप्रिशिएट करना पड़ेगा अपने एफर्ट्स के लिए। सिर्फ पूरे दिन भर में अगर मैंने 8 घंटे थे, 8 घंटे अपनी पढ़ाई की, ये मेन चीज होना चाहिए हमारा मापक कि तुमने सही किया कि नहीं किया। सही। और वो कर लिया तो फिर उसके बाद में कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, वो सेकेंडरी होना चाहिए। सेकेंडरी होना, वो प्राइमरी रख के चलते हैं। एसेंशियलिज्म जो बुक बताई है ना, उसमें यही इसी की तरफ है थोड़ा। उसमें लिखा है कि सारे काम तुम्हारा सब कुछ डिसाइड नहीं कर रहे होते हैं। पूरे दिन भर में शायद 20% काम होंगे जो 80% चीजें डिसाइड कर रहे होंगे। ओके। तो उस माइंडसेट से अगर सोचें तो अगर शुरू पूरे 10 टास्क बनाए आज के, तो उन 10 टास्क में से 3 टास्क ऐसे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हो सकता है कि मैथ्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो, कुछ चैप्टर हो जो डराते हैं, आप डराते हैं। बाकी हो सकता है बहुत सारे टास्क ऐसे हो जिनमें आपको डर नहीं लगता है, वो सारी। तो उन चीजों के ऊपर फोकस इंपॉर्टेंट है, 20% के ऊपर। और वैसे भी कहते हैं कि मैंने खुद भी फील किया कि कई बार जब हम रनिंग लगाते हैं, किसी के साथ भागते हैं और हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं ना, तो फिर हम और पीछे होते चले जाते हैं क्योंकि हमें वो डर आ जाता है कि यार पीछे हम नहीं कवर कर पाएंगे। तो वो डर तो रोज ही प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, हर चीज में आता है, उसको तो जीतना हर किसी को पड़ेगा अगर उसको कामयाबी लेनी है। और अभी ये IIT बाबा करके एक फेमस हो रहा है, कुंभ में सुना होगा, उसने भी एक बड़ी अच्छी चीज कही थी कि हमारे माइंड की 100% जो एनर्जी है ना, उसमें लगभग 80% एनर्जी तो कुछ गलत चीजों में वेस्ट हो जाती है, कुछ एक विचार पे वेस्ट हो जाती है कि मेरे से आज ये काम नहीं हुआ, तो बस उसी के ऊपर इर्द गिर्द आदमी सोचता रहता है और वो 80% एनर्जी अपने माइंड की उसी चीज पे खराब कर लेता है और 20% एनर्जी बचा पाता है अपने टारगेट के लिए। जबकि उसको करना ये चाहिए कि धीरे धीरे इस माइंड को ट्रेन करना चाहिए कि 100% एनर्जी उस टारगेट पे लगा पाए। इसका मेन रीजन ये है कि सभी लोग रिजल्ट के बारे में ही सोच रहे हैं। रिजल्ट के बारे में उनका सारा मोटिवेशन रिजल्ट से ही आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हर रोज का जो काम है ना, उसमें से थोड़ी जो खुशी है वो गायब है। एग्जैक्टली। ये तूने उसमें भी जवाब दिया था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वाला, जो मैं पूछ रहा था कि बोरिंग नहीं होता तुम्हारे साथ। एग्जैक्टली। तो देखो, सब बच्चों के लिए ये चीज इस भाई ने बिल्कुल ठीक की कि आपको उस प्रोसेस को एंजॉय करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट उस फाइनल प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे ना, तो शायद आप उतना अच्छे से ना अपने आप को तैयार भी नहीं कर पाएंगे, आप रोज एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, एंटरटेन भी नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद जब वो टारगेट हल्का सा ऊपर नीचे होगा ना, तो जैसे इस भाई ने कहा कि हम 9 बजे पढ़ना शुरू करेंगे, अगर 9:05 पे भी किसी दिन पढ़ना शुरू किया तो हम नहीं पढ़ रहे हो। मैं अभी एक छोटी सी कहानी मैंने इंस्टा पे डाली थी कि एक बार एक राजा ने ऐसा डिसाइड किया कि भाई कोई भी अगर अपने कंधों पे किसी गाय को लेके आएगा
तो हम उसको बहुत सारा इनाम देंगे। तो बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, लेकिन वो कोई भी नहीं ला पाया उसको कंधे पे लाके, क्योंकि गाय का वजन ज्यादा था। तो एक आदमी आया तेरे जैसा, उसने कहा कि सर मैं ले आऊंगा, लेकिन मैं 2 साल बाद लेके आऊंगा कंधों पे। तो एग्जैक्ट 2 साल के बाद वो उस गाय को अपने कंधे पर लेके आया। तो राजा ने पूछा, यार ऐसी ताकत तेरे में कैसे आ गई कि तूने 2 साल में एक गाय उठा के ले आया? तो उसने कहा कि सर जिस दिन मैं यहां से गया, उस दिन मैंने एक बछिया ली छोटी। रोज धीरे धीरे मैं उस बछिया को उठाता था, तो बछिया धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, उसका भी वेट धीरे धीरे बढ़ रहा था, और मेरी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। एग्जैक्टली। तो मैं रोज उस प्रोसेस को जी रहा था, रोज मैं उस प्रोसेस के साथ काम करता रहा। तो आज मैं इसको उठा के लाया हूं, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कोई एक्स्ट्रा काम किया है। तो अगर आप अपने प्रोसेस से प्यार करेंगे ना, लाइफ के प्रोसेस से, तो शायद आपको ज्यादा खुशी मिलेगी बजाय उस आखिरी पॉइंट पे पहुंचने के। तो थैंक यू भाई राहुल, आप आए। और 42वीं रैंक थी ना आईटीओ में, तो 2016 में 2016 बैच 42वीं रैंक, और कमाल का इस बच्चे का परफॉर्मेंस है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखो, आदमी को अगर खुशी ढूंढनी हो ना, तो किसी भी जगह ढूंढ लेता है, और नहीं ढूंढनी ना, तो उसको भगवान भी मिल जाए तब भी वो खुश नहीं होगा। इस भाई को खुशी इस चीज में रहती है ज्यादा कि जो मुझे काम मिला हुआ उसको मैं और बेटर सीखूं, कुछ और बेटर इन्वेंट करूं, कुछ अच्छा रिप्रेजेंट करूं अपने अधिकारियों को, और सरकार के लिए कुछ अच्छा काम करें। तो ऐसे ही और भी जो बच्चे अपने मन में सोचते हैं, कुछ विचार रखते हैं, वो भी इसी बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपको जो जीवन मिला हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए खुशी ढूंढने की। खुशी पानी नहीं है, खुशी ढूंढनी है, और जब ढूंढना शुरू करेंगे तो विश्वास मानिए एक दिन मिलेगी भी आपको खुशी। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।